इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो जिसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि किस तरीके से हम जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं उनको सिमुलेट करके हम प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो हमारे पास अगर हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टू बिल्ड समथिंग इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले का फेज़ है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन से मुराद हमारे पास क्या है कि बिल्कुल वही कि हमारे पास हम जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को सिमुलेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रॉब्लम, तो ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इसको हम थोड़ा सा और जो है वो गौर से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में जो एनालिसिस और डिज़ाइन है तो इससे क्या मुराद है। तो एनालिसिस से मुराद हमारे पास ये, जैसे कि हमारे पास जो डिफरेंट फेजेस हैं, तो एनालिसिस का पार्ट जो है वो पार्ट है जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट के ऊपर क्रिटिकली हम सोच रहे होते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसके हिसाब से एक बड़ी रिक्वायरमेंट को हम डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शंस में तोड़ रहे होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि टू अटैक हार्डर प्रॉब्लम और अ बिगर प्रॉब्लम इनटू सीरीज ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम्स और इजी प्रॉब्लम्स। तो हम जिसको इजीली ओवरकम कर सकें तो हम उसको जो है वो रिक्वायरमेंट को हम कैप्चर करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज वे में हम अपने पास लिख के उसको एनालाइज कर ऑर्गेनाइज करके उसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं कि वो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। उसके हवाले से हमने जो है वो ऐसी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने प्रोटोटाइपिंग के ऊपर भी डिस्कस किया। तो एनालिसिस के अंदर भी हम देखेंगे कि जब एनालिसिस एंड डिज़ाइन हम कर रहे होते हैं तो हम लोग कंसेप्चुअल डिज़ाइन की तरफ भी जाते हैं, या फिर हम जहाँ पे एक पिक्चर क्लियर कर रहे होते हैं कि आया हम क्या चीज़ होनी है, जिसके अंदर मज़ीद हम रिक्वायरमेंट को जो है वो रिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो एनालिसिस का पार्ट हमने देखा कि हम किस तरीके से एक ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स से हम एक एब्स्ट्रैक्शन को हम कलेक्ट कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ बननी है, जिसमें हम प्रोटोटाइपिंग वगैरह का सहारा भी ले रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो डिज़ाइन का फोकस है वो ये है कि जिसके अंदर हम फिर बाकायदा एम्फिसाइज़ कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ जो है वो बननी है ताकि हम जो एब्स्ट्रैक्शन है उसको रियली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का हम जो है वो सारा ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, तो इसका मतलब कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो डिज़ाइन करेंगे, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में होगा। तो अगर हम देखें तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, तो इसके अलावा एनालिसिस एंड डिज़ाइन के और क्या तरीक़ेकार हो सकते थे या होते थे। तो इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो उसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के साथ हमारे पास पहले स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथोडोलॉजी जो है वो फॉलो हुआ करती थी। तो थोड़ा सा हम पहले उसको प्रीवियस जो स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथोडोलॉजी है उससे थोड़ा सा अगर हम इसको कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथोडोलॉजी जिस फ्लो को फॉलो करती थी, तो वहाँ पे जो एनालिसिस एंड डिज़ाइन होता था वो बिल्कुल एक जो लीनियर वे में, लीनियर सीक्वेंशियल वे में होता था। तो जैसे कि हमारे पास वाटरफॉल वे में होता था कि हमारे पास हमने फ़्लो चार्ट्स बना लिए, फ़्लो चार्ट्स बनाने के बाद जो है वो एक ही दफ़ा हमने जो है वो प्लान किया, फ़्लो चार्ट बनाए और फिर उसके ऊपर जो है हम सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए। तो अगर आप खुद सोचें कि अगर हम फ़्लो चार्ट्स बनाते हैं और फ़्लो चार्ट्स बनाने के अपने एक बड़े से प्रॉब्लम के लिए हमने एक बड़ा सा फ़्लो चार्ट बनाया और फिर उस फ़्लो चार्ट के हिसाब से हमने जो है अपने कस्टमर से, यूज़र से कम्युनिकेट किया कि भाई देखें ये आपके पास ये हमारे पास हमने प्लान किया है और इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो अब अगर वो यूज़र जो है वो बीच में छोटी सी रिक्वायरमेंट भी अगर चेंज करता है तो वहाँ वो एक बहुत बड़ा हेडेक है। तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट जो है वेयर करनी पड़ सकती है कि हमें दोबारा से पूरा फ़्लो चार्ट बनाना पड़ेगा और प्लानिंग में हमारा सारा टाइम जो है वो ज़ाया होता रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो है वो मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों है, ये तो या यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या है, मॉडलिंग टेक्निक क्या है, उससे पहले तो हम ये समझें कि हमारे पास पहले तरीक़ेकार होते क्या थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन मेथोडोलॉजी में कि हम, क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि कोई भी चीज़ हम जो बना रहे हैं, जो कोई भी चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई ऑटोमोबाइल हो या कोई एयरक्राफ्ट सिस्टम हो या कोई भी चीज़ हो, तो अगर हमारे पास वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो तो हमें पहले प्लानिंग दरकार होती है। तो प्लानिंग के लिए हमारे पास हमने देखा कि हमें जो है कोई ना कोई एनालिसिस और डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज़ की तरफ हमें जाना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन मेथोडोलॉजी में हमने पहली फ़र्क देखा कि वहाँ पे SDLC का जो लीनियर सीक्वेंशियल फ्लो है वो फॉलो होता था कि आपने एक ही दफ़ा जो है वो चीज़ों को एनालाइज करना है, प्लान करना है और देन उसके ऊपर काम करना है। तो पहले तो फ्लो चार्ट्स वो वहाँ पे ऑब्सोल्यूट फ्लॉप हो गया। दूसरा जो डाटा फ्लो डायग्राम्स हैं वो भी हमारे पास स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन का जो है वो पार्ट है।
तो इसी तरीके से अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये एक आइट्रेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच है कि जिसके अंदर हम जो है वो एक ही दफ़ा रिक्वायरमेंट नहीं लेते, एक ही दफ़ा हम नहीं करते, बल्कि हम जो एनालिसिस एंड डिज़ाइन है वक्तन फ़वक्तन हम करते रहते हैं और मज़ीद जो है वो हम रिफाइनमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो एनालिसिस एंड डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम बाकायदा जो रिक्वायरमेंट है उसे कॉन्सेप्ट लेके हम कॉन्सेप्ट लेके मज़ीद उसके ऊपर हम प्लान करते हैं, बिल्ड करते हैं और हम जो है मुस्तकिल जो है वो यूज़र फीडबैक के तहत हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथोडोलॉजी जो एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो है वो हम बार बार करते हुए एक आइट्रेटिव और इंक्रीमेंटल वे में जो है हम काम कर रहे होते हैं और साथ में फिर सिस्टम बिल्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथोडोलॉजी जो थी उसका जो फोकस था वो प्रोसेस के ऊपर था कि वहाँ पे जो है वो प्रोसेस के ऊपर था कि हम किस तरीके से एक बड़ी प्रॉब्लम को जो है वो छोटी प्रॉब्लम में तोड़ेंगे। तो जो वहाँ पे जो सारा फोकस था वो डिकम्पोजिशन पे था कि उनको डिकम्पोज करके फंक्शन वाइज सोचें। तो हमें लेट सपोज जैसे हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन कह रहे हैं तो स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन मेथोडोलॉजी से मुराद क्या था कि हम वहाँ पे फंक्शन वाइज सोच रहे होते थे कि यार ये फंक्शन परफॉर्म होना है, ये फंक्शन परफॉर्म होना है, ये फंक्शन परफॉर्म होना है। जैसे कि हमारे पास हमने स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में भी हमने देखा कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आया कि जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा जिसके अंदर जो है वो थोड़ा सा रीयूजेबिलिटी का फैक्टर वहाँ पे दिया गया। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो फोकस हमारे पास होगा वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होगा, चाहे वो यूज़ केस डायग्राम के एक्टर्स हों या फिर आपके पास जो है वो कोई भी डायग्राम, हमारे पास यूएमएल डायग्राम हम देखें तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है वो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन का फोकस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है। दूसरा अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथोडोलॉजी पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो रिस्क है वो काफ़ी हाई है कि हमें जो है वो जो है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखें पहले तो फ्लो चार्ट एक बिल्कुल ही बेकार अप्रोच है कि अगर हम फ्लो चार्ट एक बड़े सिस्टम के लिए अप्लाई करें। दूसरा डाटा फ्लो डायग्राम एक अच्छी अप्रोच है मगर वहाँ पे भी अगर हम देखें तो डिफरेंट व्यूज़ के हिसाब से हम नहीं देख सकते। वहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि आपके पास सिस्टम क्या है और कौन सी एक्सटर्नलिटीज़ हैं वो क्या है, उसके कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक डाटा का फ्लो पता लग रहा होता है, अदरवाइज़ हमारे पास उसके अंदर और मज़ीद जो है हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो उसको नहीं सोच सकते, नहीं देख सकते, उस पर डिसीजन नहीं ले सकते। तो इस वजह से हमारे पास स्ट्रक्चर्ड के अंदर हमारे पास जो है वो रिस्क हाई है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथोडोलॉजी में हमारे पास रिस्क जो है वो लो है। और रीयूज़ की अगर हम देखें तो रीयूज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चर्ड में वो भी कम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में रीयूज़ का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर्ड के अंदर जो अगर हम देखें तो डाटा फ्लो डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो वो कुछ हद तक मैच्योर है, अदरवाइज़ फ्लो चार्ट एक बुरी अप्रोच है, इतनी ख़ास अप्रोच नहीं है एक बड़े सिस्टम के लिए। तो दूसरा अगर हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन जो है वो एक इमर्जिंग हम कह सकते हैं प्रैक्टिस है जो कि जो है वो फौरी जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो रही है और कुछ हद तक साथ में डाटा फ्लो डायग्राम्स भी जो है वो इस्तेमाल होती हैं, मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन की अहमियत जो है वो एक अपनी जगह है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन मेथोडोलॉजी वहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वाटरफॉल प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास जो है वो कुछ हद तक हम डाटा फ्लो डायग्राम्स बना के हम इनफ है कि हम वहाँ पे ये अप्रोच इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ जहाँ पे हमें जो है वो रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहाँ पे अच्छी टेक्निक ये है कि हम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन की तरफ जाएँ। तो जहाँ पे हमें पता है कि लार्ज प्रोजेक्ट है और वहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट भी जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहेगी, तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट एनालिसिस डिज़ाइन की अप्रोच को जो है वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने एनालिसिस के लिए हमने देखा कि एनालिसिस क्या है, डिकम्पोजिशन कि हम जो है वो एक ओवरऑल जो बिगर प्रॉब्लम है उसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, या फिर एक हार्डर प्रॉब्लम को एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ रहे हैं जिनको हम इजीली जिसको हम डील कर सकें जिन पे। तो दूसरा हमने देखा कि हमारे पास हम एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं और उसको समझने के बाद हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो है हम एक एब्स्ट्रैक्शन अपने बना लेते हैं कि यार कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होंगे, उनका जो है आपस में किस तरीके से वो रिलेट कर रहे हैं। तो एक हमें एक कॉन्सेप्ट हमें पता लग जाता है। इसके अंदर हम उसकी इंटरनल्स के ऊपर नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ एक आइडिया रिक्वायरमेंट से लेके हम जो है वो ये देख लेंगे कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होंगे, तो उसके हवाले से हम जो है प्रोटोटाइप्स वगैरह मॉकअप्स जो है वो बना सकते हैं।
तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट एनालिसिस का है वो जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स में तोड़ना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे जो अगर हम देखें तो हम जो है वो चंक्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हम लेते चले जाते हैं और जो है वो उसको हम सिंपल एब्स्ट्रैक्शंस में तोड़ते चले जाते हैं और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करते रहते हैं। तो अगर हम जब मॉकअप्स बनाते हैं तो उसमें जो यूज़र फीडबैक लेते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा होता रहता है कि अगर कहीं पे कुछ कमी बेशी है तो हम उसको जो है अपने जो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है उसको हम रिफ़ाइन करते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद कहीं जाके हमारे पास जब एक कॉन्सेप्ट हमें पता लग जाता है कि जो एनालिसिस का कि हाँ एक जो मॉकअप है वो एक अच्छा मॉकअप बन चुका है, तब हम उसके इंटरनल्स की तरफ थोड़ा सा जाते हैं कि मज़ीद जो है हम उस मॉडल को जो है वो हम टेक्निकल डिज़ाइन की तरफ लेके जाते हैं, यूएमएल डायग्राम्स की तरफ लेके जाते हैं, जिसके अंदर हमारी जो इंटेंशन होती है वो ये होती है कि हम जो है वो इस तरह की डायग्राम बनाएं जो कि एक कम्युनिकेशन का ज़रिया हो ऑल ओवर द टीम, और उसके अंदर जो है वो उस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जो है वो कोडिंग फेज़ में जाया जा सके और इम्प्लीमेंटेशन की जा सके। तो डिज़ाइन फेज़ के अंदर हम जो है वो कुछ सेट ऑफ डिसीजंस हम ले रहे होते हैं डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शंस को देखते हुए जो हमने ऑब्जेक्ट एनालिसिस में हमने हासिल किया होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एनालिसिस और डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे एक तो हम कह रहे हैं कि जो हम कॉन्सेप्चुअल हम जो वो कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस और कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं, मगर अदरवाइज़ अगर हम देखें तो जब हम डिज़ाइन फेज़ में होते हैं तब भी हमारे पास एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो है वो कंकरेंटली जो है वो साथ साथ हो रहा होता है कि हम चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे होते हैं और फिर उसके साथ जो है मज़ीद डिज़ाइन को रिफ़ाइन जो हमारे पास इंटरनल्स हैं उनको रिफ़ाइन करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम एक ज़बरदस्त सी जो है वो एक सिंप्लीफिकेशन बना दें, एक मेटाफोर हम तैयार कर दें रियल वर्ल्ड का कि जो कि हमारे पास जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हो और सिंपली जो भी डिज़ाइन हमने बनाया है उसको ईज़िली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स हम देखेंगे, यूएमएल डायग्राम्स जो हैं वो फॉलो की जाती हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स हैं। तो उसके ऊपर हम देखेंगे कितनी मॉडलिंग टेक्निक्स हैं और मॉडलिंग टेक्निक्स में कौन कौन सी यूएमएल डायग्राम्स आ रही हैं और यूएमएल डायग्राम है क्या। तो यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि रिक्वायरमेंट से चीज़ शुरू हुई, फिर हमने उसको एब्स्ट्रैक्शंस में तोड़ा, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स में तोड़ा और फिर सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स के बाद हम टेक्निकल डिज़ाइन में जाते हैं और फिर हम जो है वो मज़ीद जो है वो कोड की तरफ जाते हैं कि हम फिर चीज़ों को बिल्ड करने की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के कुछ हम फेजेस को देखें कि हमें सबसे पहले क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट एनालिसिस डिज़ाइन के लिए सबसे पहली चीज़ हमने देखा कि रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि आइदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो टेंजिबल हों, ऑब्जेक्ट्स इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। फिर उन ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स किससे कोलैबोरेट करेंगे और जो है उनकी हर ऑब्जेक्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम उनका इंट्रैक्शन देखेंगे कि आपस में ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ के बाद फिर हम जो है वो जब यहाँ तक हमारा कवर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो किससे कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनका आपस में इंट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है, तो उसके बाद हमारे पास हम मज़ीद जो है वो इंटरनल्स की तरफ जाएंगे ऑब्जेक्ट्स की कि उसके अंदर मज़ीद जो है वो क्या जो कोहेजन है वो किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट होगी और जो किस तरीके से हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें उसके हिसाब से हम प्लान करना शुरू करते हैं और फिर उसके जब ये चीज़ हो जाती है तो हम देखते हैं कि ये जो डिज़ाइन है क्या ये तमाम जो रिक्वायरमेंट है, जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये ओवरऑल हमारे पास ऑब्जेक्ट एनालिसिस एंड डिज़ाइन के फेज़ में हम ये तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथोडोलॉजी जो है वो एक अच्छी अप्रोच नहीं थी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए हम कह सकते हैं कि वो नहीं है। अगर सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पे हम जो है सिंपल डाटा फ्लो डायग्राम से काम चला सकते हैं। और दूसरा हमारे पास अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन है जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए एक अच्छी अप्रोच है और दूसरा एनालिसिस एंड डिज़ाइन हम जो है वो कॉन्करेंटली जो है वो कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एनालिसिस एंड डिज़ाइन कोई डिफरेंट अलग अलग फेजेस हम इस तरीके से नहीं है कि दोनों अलग अलग जो है वो डॉक्यूमेंट किया जा रहा हो, एनालिसिस को अलग डॉक्यूमेंट किया जा रहा हो, डिज़ाइन को अलग से डॉक्यूमेंट किया जा रहा हो। तो ये चीज़ें इनका एक ही डॉक्यूमेंट बनता है और एक ही तरीके से जो है वो हाँ इसका जो बेसिक पर्पज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन का, या जो सिर्फ अब एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बात करें तो जो बेसिक पर्पज़ है वो प्लानिंग का है कि हम जो है किस तरीके से हम हाउ के ऊपर काम करें कि कैसे जो है वो सिस्टम जो है वो बिल्ड होना है। क्योंकि हमारे पास व्हाट जो है वो रिक्वायरमेंट से हमें मिल चुका होगा तो हम फिर मज़ीद एनालिसिस एंड डिज़ाइन के बाद
हम ताकि बिल्ड जो है वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करने की तरफ जाएं, प्रोग्रामिंग की तरफ हम जा सकें। तो अगर हम इसकी नीड के ऊपर बात करें तो नीड जैसे कि हम इस पहले भी जो है कई दफ़ा कह चुके कि हमारे पास जब नीड कॉम्प्लेक्स हो तो वहाँ पे हम सिंपल जो है वो सिस्टम बिल्ड करने की तरफ नहीं जा सकते। तो मॉडलिंग वहाँ पे जो है आपके पास इन तमाम एक्टिविटीज़ का हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रल पार्ट है, कि वो जो कि बहुत बुनियादी चीज़ है कि आपके पास अगर आप प्लान नहीं करेंगे, इफ़ यू आर फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, कि अगर आप प्लान करने में फ़ेल हो जाएंगे तो सो यू आर प्लानिंग टू फेल, कि आप फेल होना चाह रहे हैं खुद से। क्योंकि ये जो है अगर हम कॉमन सेंस से भी देखें तो एक बड़ी प्रॉब्लम को हम एक साथ जो है वो कभी भी हल नहीं कर सकते। उसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग दरकार है कि हम किस तरीके से उसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर की तरफ हम जो है उसको तोड़ें, और तोड़ के फिर हम जो है उसको मज़ीद प्लान करें कि किस तरीके से हम जो है वो इस प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो यहाँ पे हाँ, हमारे पास जो पर्पस है एनालिसिस डिज़ाइन में, हम ये भी इसमें हम कर रहे होते हैं कि ओवरऑल जो एक बिगर प्रॉब्लम है उसको देखते हुए फिर हम जो है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर क्या होगा। बिल्कुल बेसिक से हम जो है वो शुरू करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स लेंगे, उनका इंट्रैक्शन देखेंगे, और फिर हम मज़ीद उसके अंदर हम उसको हम रिफ़ाइन करते चले जाएंगे कि मज़ीद हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके रिलेशनशिप को बेहतर करते चले जाएंगे। तो हमारे पास ये बाकायदा एक आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच है। तो इसके तहत ही हम जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मॉडलिंग का हमने देखा कि मॉडलिंग क्या है। मॉडलिंग हमारे पास सिंपली एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी है, कि हमारे पास किस तरीके से हम जो रियलिटी में जो चीज़ बननी है उसकी एक सिंप्लीफिकेशन हम जो है बना रहे हैं, एक खाका बना रहे हैं। तो जैसे कि मॉडलिंग को अगर हम आम ज़बान में या आम फहम ज़बान में समझने की कोशिश करें तो जैसे कि लेट सपोज अगर एक बड़ी सी बिल्डिंग है, तो अगर आप देखें या कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा होता है तो उसका एक मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, लेट सपोज ओमेगा शॉपिंग मॉल, तो ओमेगा शॉपिंग मॉल का आप देखेंगे तो वहाँ पे एक पहले मॉडल तैयार किया जाएगा, या फिर अगर आपके पास कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी का पहले मॉडल तैयार किया जाता है। तो वो मॉडल क्या बता रहा होता है, वो मॉडल आपको जो है ये बता रहा होता है कि किस तरीके से ये जो है सिंप्लीफिकेशन है जिसको हम रियलिटी में जो है वो लेकर जाएंगे और रियलिटी में ये चीज़ जो है वो बनेगी। तो वो हकीकतन कुछ नहीं होती, मगर वो एक पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है कि जो चीज़ हकीकत बननी है उसका एक पूरा खाका होता है। तो मॉडलिंग भी हमारे पास इस तरीके से सॉफ्टवेयर में भी हम यही कर रहे होते हैं कि एक पूरा मॉडल हम जो है बाकायदा एक डिटेल में जो एक टेक्निकल डिज़ाइन हम बनाते हैं, तो जिसके अंदर हम जो है वो हर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम जो है वो डिफरेंट डायग्राम्स को बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मॉडलिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो ज़रूरी है वो क्या है कि हम किस तरीके से एक बड़ी प्रॉब्लम को हम जो है वो डिवाइड करते हैं जो है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, और उसके सॉल्यूशन को किस तरीके से शेप देते हैं, किस तरीके से हम डिफरेंट डायग्राम्स का सहारा लेते हैं, और किस तरीके से हम जो लेवल ऑफ डिसीजंस अगर हम देखें तो डिफरेंट हम हाई लेवल डायग्राम्स और जो लो लेवल डायग्राम्स की तरफ हम जो है वो डिफरेंट डायग्राम्स हम बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो बेस्ट मॉडल वो होगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक हो, कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी हो सकती हो। और यहाँ पे हम कोई एक सिंगल मॉडल नहीं बनेगा, तो हमारे पास जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा उसी तरीके से हमारे पास उसके हिसाब से डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या है, कि जैसे हमारे पास हमने देखा कि जो मॉडलिंग से मुराद क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। अब लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम, और वी कैन से दैट लैंग्वेज इज़ अ ब्रिज टू कम्युनिकेट, कि अगर मुझे किसी से बात करनी है तो हम लैंग्वेज के ज़रिए से बात करते हैं। तो अगर मेरी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज एक नहीं होगी तो इसका मतलब मैं उससे बात नहीं कर सकूँगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लेट सपोज अगर मुझे उर्दू आती है और किसी को सिंधी आती है, और तो मैं उससे बात नहीं कर सकता। मगर अगर हम दोनों को इंग्लिश आती है तो एक ये इंग्लिश जो है वो एक इस तरह की स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गई जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूनिफाइड से मतलब क्या, एक, तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या, कि कोई एक इस तरह की जो है स्टैंडर्ड हमारे पास जो है वो डिज़ाइन की जो है एक अप्रोच है हमारे पास, कि जिसके अंदर हम डिज़ाइन डिसीजंस जो हैं वो ईज़िली, जो तमाम डेवलपर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो ईज़िली जो है एक स्टैंडर्ड वे में जो है वो डिज़ाइन को कम्युनिकेट कर सकें। तो ये हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग का जो है वो पर्पस है, कि हमारे पास जो है वो ईज़िली जो है वो एक लैंग्वेज है जिसके अंदर कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सके, एक जो डिज़ाइन है उसको कम्युनिकेट करने के लिए।
अब हम यहाँ पे मॉडलिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स हैं। उनमें अगर हम इसको अगर हम सब डिवाइड करें दो मेजर टाइप्स पे, तो हमारे पास स्टैटिक मॉडलिंग है और डायनेमिक मॉडलिंग टेक्निक है। तो स्टैटिक मॉडलिंग वो है जिसके अंदर हम एक ओवरऑल कॉमनैलिटीज़ को देखते हुए एक स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे होते हैं, एक स्ट्रक्चर और तमाम ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास स्टैटिक मॉडलिंग है जिसके अंदर ER डायग्राम आ जाती है, ऑब्जेक्ट मॉडल्स आ जाते हैं, क्लास डायग्राम्स आ जाती हैं। दूसरा हमारे पास अगर हम देखें तो डायनेमिक मॉडल्स होते हैं। तो डायनेमिक मॉडल्स वो होते हैं जिसके अंदर हम बाकायदा सिस्टम का बिहेवियर बता रहे होते हैं कि सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से जो है वो उसकी जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में किस तरीके से जो है वो उसके अंदर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आपस में कोलैबोरेशन किस तरीके से होगी, उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर किस तरीके से जो है वो चेंज होगा। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास डायनेमिक मॉडल्स में हम देख रहे होंगे कि इट रिप्रेजेंट्स द इवेंट्स एंड सीक्वेंस। तो किस तरीके से जो भी इवेंट्स अगर हो रहे हैं, जो सीक्वेंस है, वो तमाम चीज़ें हमें इसमें पता लग रही होंगी। तो यहाँ पे डायनेमिक मॉडल्स की जो एग्जांपल है वो यूज़ केस डायग्राम्स हैं, आपके पास ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन डायग्राम है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, कोलैबोरेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो है वो डायग्राम्स हैं, तो जिनका हम सहारा लेते हुए अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा हमने देखा UML हमारे पास एक इस तरह की लैंग्वेज है जिसके अंदर हम ईज़िली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक प्रॉब्लम को विजुलाइज कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो ये UML हमें जो है इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि जिसके अंदर हम ईज़िली जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड डायग्राम है, तो इसके अंदर जो नोटेशंस हम देखेंगे, जो डिफरेंट डायग्राम्स है, तो डिफरेंट डायग्राम्स में जो नोटेशंस हैं उनका एक ही मीनिंग है, उनका डिफरेंट मीनिंग्स नहीं है। तो सेम मीनिंग हमारे पास हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जहाँ पे भी अगर हम देखें जो भी नोटेशन हम आपके जाके देखेंगे तो उनका एक ही मीनिंग जो है वो निकलता है, चाहे हम किसी भी डायग्राम में उसको इस्तेमाल करें। जैसे कि हम एक फील्ड सर्कल बना रहे हैं या फिर हम डबल सर्कल बना रहे हैं या फिर हम कोई भी नोटेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन सब का तमाम डायग्राम्स के अंदर जो है वो एक ही मीनिंग जो है वो कंसिडर किया जा रहा होगा। तो हमारे पास जैसे हम यूज़ केस डायग्राम देखेंगे कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ओवरऑल डिफरेंट एक्टर्स हैं वो किस तरीके से सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर क्लास डायग्राम्स जो हैं वो उसका मकसद ये है कि हम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो समझ सकें। फिर ऑब्जेक्ट डायग्राम है जिसके अंदर हम ये बेसिक ऑब्जेक्ट्स देख सकेंगे, जो डिफरेंट बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से लिंक कर रहे होंगे। फिर हम स्टेट डायग्राम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो एक डिफरेंट इवेंट्स में किस तरीके से हमारे पास जो है वो स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। या फिर हम कंपोनेंट डायग्राम जो है वो देखेंगे तो हमारे पास उसमें जो है वो किस तरीके से एक ओवरऑल जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है एक सॉफ्टवेयर का, तो उसको हम देखेंगे कि वो क्या है फिज़िकल स्ट्रक्चर जो है, जो कंपोनेंट डायग्राम है कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनके जो प्रोवाइडेड इंटरफेस क्या है, उसमें रिक्वायर्ड इंटरफेस क्या है, वो तमाम चीज़ें। या डिप्लॉयमेंट डायग्राम है तो उसके अंदर जब जो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड डायग्राम्स होंगी जिसके अंदर हम बाकायदा जो सॉफ्टवेयर उसको मैप कर रहे होंगे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से। इंट्रैक्शन ओवरव्यू डायग्राम्स हैं जिसके अंदर हम बिहेवियर को देख रहे होंगे। इंट्रैक्शन ओवरव्यू डायग्राम की भी मज़ीद टाइप्स हैं। फिर एक्टिविटी डायग्राम हम देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास हम इवेंट्स का फ़्लो देख रहे होंगे ना, यूज़ केस के देखते हुए कि उसमें फ़्लो ऑफ इवेंट्स क्या है। फिर कम्युनिकेशन डायग्राम है जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का इंट्रैक्शन होगा। टाइमिंग डायग्राम है दैट एम्फेसिस ऑन टाइमिंग, और कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम है जो कि हमें रन टाइम डिकम्पोजिशन जो है वो क्लास की जो है वो दिखा रहा होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डायग्राम्स हैं, ये तमाम जो है वो हमने देखा कि जिस डिफरेंट डायग्राम्स हैं कि डिफरेंट इनके फ़ायदे हैं या फिर डिफरेंट पर्पस के लिए जो है ये इस्तेमाल हो रही होती हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज 3 लोगों की मेहनत का नतीजा है। तो सबसे पहले आइवर जैकब्सन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया, तो जिसमें उसने यूज़ केस डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाई। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास पहले जो तरीक़ेकार थे फ़्लो चार्ट्स के या डाटा फ्लो डायग्राम के, तो वो इतने एफिशिएंट नहीं थे कि जिसमें जो है वो यूज़र से इजीली जो स्टेक होल्डर से इजीली कम्युनिकेट किया जा सके और उनके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो या एक लेमैन उसको इजीली समझ सके। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हमारे पास यूज़ केस डायग्राम का कि हमारे पास सिंपली कोई भी टाइटल होगा, लेट सपोज़ हमने कह दिया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी हम लेट सपोज़ ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास उसके अंदर कुछ एक्टर्स होंगे जो कि बता रहे होंगे कि हु डिज़ायर्स इट, कि किसको क्या काम करना है। और एक सिस्टम एक जो है हमारे पास जो है वो सिस्टम की बाउंड्री होगी, या फिर हम जिसको कह सकते हैं कि हम जिसके अंदर सिनेरियो डिस्कस कर रहे होंगे कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी अकम्प्लिश्ड। तो हमारे पास लेट सपोज़ एक सिंपल सा अगर हम यूज़ केस डायग्राम देखें तो हमारे पास लेट सपोज़ हम कह रहे हैं कि विज़िटर है। तो विज़िटर क्या कर रहा है, विज़िटर हमारे पास
सर्च कर रहा है आर्टिकल को, ठीक है, ये सर्च कर रहा है आर्टिकल। उसी तरीके से आपके पास ये जो है वो साथ ही साथ व्यू कर रहा है आर्टिकल। तो मैं आप पूरा पूरा नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे दूसरा जो है हमारे पास कंट्रीब्यूटर है। कंट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूटर जो है वो राइट आर्टिकल्स, ठीक है, वो आर्टिकल्स लिख रहा है। उसी तरीके से हमारे पास लेट सपोज एडमिन है, तो एडमिन जो है वो आपके पास मैनेज कर रहा है यूज़र्स को, या फिर आपके पास मैनेज कर रहा है यूज़र्स को, या फिर व्यू एनालिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ओवरऑल जो है वो पिक्चर क्लियर हो रही है। तो एक लेमैन देखकर भी इसको ईजिली समझ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे जो हमारे पास जो एक्टर्स हैं, ये हमारे पास प्राइमरी एक्टर्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेकेंडरी एक्टर्स आ सकते हैं। तो एक्टर्स और स्टेक होल्डर में डिफरेंस अगर हम देखें तो स्टेक होल्डर्स जो है वो हमारे पास कोई इंसान होगा, जबकि हम एक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई इंसान हो, कोई सिस्टम भी हो सकता है। तो हमारे पास कोई जो है वो सर्विसेज वगैरह कोई हम जो है वो डिफरेंट मशीन्स वगैरह की जो है वो सर्वर्स की जो है वो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो लेट सपोज़ यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एनालिटिक्स सिस्टम जो है, यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास सेकेंडरी एक्टर में शामिल है। तो यहाँ पे जो व्यू एनालिटिक्स है, यहाँ पे हमारे पास इसकी बदौलत जो है वो एनालिटिक्स सिस्टम की बदौलत जो है हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं, या फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये जो व्यू आर्टिकल्स है और ये जो व्यू एनालिटिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो एक जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आपके पास एक रिकॉर्ड फॉर कम्युनिकेशन, के हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन हुई तो उसको हम एक डायग्राम के थ्रू, एक यूज़ केस डायग्राम के थ्रू इजी वे में हम जो है वो जिसको डॉक्यूमेंट कर सकें, जो कि एक लेमैन के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो ईजीली। दूसरा अगर हम देखें तो इसके बाद फिर आइवर जैकबसन ने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद जेम्स रैम्बर्फ ने उसी तरीके से हमारे पास जो है जेम्स रैम्बर्फ ने ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि आपके पास उसने जो है वो ऑब्जेक्ट वाइज जो है उसने देखा कि आपके पास जो है वो हम क्यों ना एक ऑब्जेक्ट बनाएं, जैसे कि लेट सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है तो किस तरीके से हम, जिनके हमें सबसे पहले हमने देखा कि हमें ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंट्रैक्शन देखना है एंड सो ऑन। तो हमारे पास लेट सपोज हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रख के हम जो है उनका इंट्रैक्शन जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और वो किस तरीके से दूसरे से कोलैबोरेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमें आसानी हो सकती है। तो लेट सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और फिर उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, लेट सपोज नेम है, तो नेम क्या है, नेम इक्वल्स या फिर जो भी, या फिर नेम तो खैर ऊपर ही आ गया, या फिर एज या जो भी, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आ जाएं। तो ये एक कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायग्राम्स वगैरह का आया। देन फिर हमारे पास जो है वो ग्रेडी बूच ने मज़ीद जो है वो बूच मेथड का कॉन्सेप्ट दिया। तो बूच मेथड में कि अगर हम बूच मेथड की बात करें तो बूच मेथड में हमारे पास क्लास डायग्राम इंट्रोड्यूस हुई। तो क्लास डायग्राम जैसे कि आप सब जानते हैं, तो क्लास डायग्राम में हमारे पास सिंपल कोई भी क्लास डायग्राम है तो सबसे पहले आपके पास जो है वो नाम आ जाता है कि आपके पास जो है वो क्लास का नाम क्या है। तो क्लास लेट सपोज हम कह देते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट की क्लास है। अब जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें टाइटल आ गया, सेकंड कंपार्टमेंट में एट्रीब्यूट्स आ गए, थर्ड कंपार्टमेंट में हमारे पास तमाम मेथड्स आ जाएंगे, और फोर्थ कंपार्टमेंट जो है वो ऑप्शनल है कि यहाँ पे अगर हम चाहें तो नोट टेकिंग वगैरह फोर्थ यहाँ पे एक कंपार्टमेंट बना के इसमें हम नोट टेकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास जो है वो यूएमएल में एक अलग से नोटेशन जो है नोट टेकिंग की वो भी दी गई है। तो यहाँ पे लेट सपोज कोई भी एट्रीब्यूट है तो हमने कह दिया है कि लेट सपोज बैलेंस, ठीक है, या फिर हमारे पास ओपनिंग डेट, ठीक है। तो ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए। यहाँ पे लेट सपोज हमने मेथड्स में हमने कह दिया विड्रॉ और डिपॉजिट। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये जो 3 डायग्राम्स आई, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बुनियाद जो है यूएमएल डायग्राम्स की जो है वो एक ज़रूरत, हमारे पास एक नीड जो है वो डेवलप होना शुरू हुई कि एक स्टैंडर्ड जो है वो मॉडलिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो इन तीनों की मेहनत से जो है वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है वो वजूद में आई। तो जब आपके पास ये जो आइवर जैकबसन है जिसने रेशनल ज्वाइन किया, तो यहाँ पे इन तीनों ने मिल के जो है वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट जो है वो दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो
वो काफ़ी डिटेल है, हमने सिर्फ इसको बड़ा जो है वो एक हाई लेवल व्यू में देखा है। तो यहाँ पे जैसे जो क्लास डायग्राम है इसके अंदर डिफरेंट यूएमएल नोटेशन इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे लेट सपोज अगर हम एक्सेस मॉडिफायर्स हमने डिस्कस नहीं किए तो प्राइवेट के लिए हमारे पास माइनस इस्तेमाल होता है, पब्लिक के लिए प्लस और प्रोटेक्टेड के लिए हैश। उसी तरीके से पैकेज फ्रेंडली या इंटरनल के लिए हमारे पास ये टिल्ड साइन इस्तेमाल होता है। तो ये इस तरीके से और दूसरे नोटेशंस भी हैं कि लेट सपोज मुझे बताना है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख दूंगा लिमिट सिंबल्स के अंदर। तो ये हमारे पास स्टीरियोटाइपिंग है एंड सो ऑन। तो ये जो है वो ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो एक यूएमएल डायग्राम का जो है फिर हमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो इन तमाम डायग्राम्स के बाद मिला।